उस्ताद, ये गाड़ी को क्या हो रहा है? पता नहीं यार, लगता है गंदे रास्ते की वजह से इंजन पर जोर पड़ रहा है। लगभग 20 मिनट के उस खौफनाक सफर के बाद वो खंडहर पीछे छूट गए, लेकिन राहत मिलने की बजाय उनकी परेशानी और बढ़ गई। सामने का रास्ता 3 अलग अलग कच्ची पगडंडियों में बंट गया था और दूर दूर तक कोई साइन बोर्ड या रोशनी नहीं थी। हे भगवान, अब यहाँ से किधर जाएं? मेन रोड का तो कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। उस्ताद, हम पक्का रास्ता भटक गए हैं। मैंने कहा था ना, पीछे मुड़ लेते हैं। अब इस भूल भुलैया में रात भर गोल गोल घूमते रहेंगे। शांत रहे यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। रुक, मैं सीधे बाबू साहब को ही फोन लगाता हूँ। उनकी फैक्ट्री का माल है, वही बताएंगे कि काली पहाड़ी का सही रास्ता कौन सा है। रामू ने अपनी जेब से फोन निकाला। नेटवर्क का सिर्फ एक डंडा आ रहा था। उसने फैक्ट्री के मालिक बाबू साहब का नंबर मिलाया। फोन काफी देर तक बजता रहा। आखिर में कॉल उठ गई। हेलो, कौन है भाई इतनी रात को? जी बाबू साहब, प्रणाम। मैं सेठ गिरधारी का ड्राइवर रामू बोल रहा हूँ। हाँ रामू, क्या बात है? इतनी रात को फोन क्यों किया है? बाबू साहब, मैं आपके कारखाने के लिए ही पानी का फुल टैंकर लेकर आ रहा था, लेकिन मेन रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ था, तो मैंने सूखे गांव वाला शॉर्टकट ले लिया। अब मैं यहाँ एक तिराहे पर आकर रास्ता भटक गया हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि यहाँ से आपकी काली पहाड़ी वाली फैक्ट्री के लिए कौन सा रास्ता जाता है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए एकदम खामोशी छा गई। रामू, तू पागल तो नहीं हो गया है या शराब पीकर गाड़ी चला रहा है? नहीं बाबू साहब, मैं शराब क्यों पीऊंगा? सेठ जी ने खुद मुझे जबरदस्ती भेजा है। उन्होंने कहा कि आपको अभी के अभी पानी चाहिए। सेठ गिरधारी का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी काली पहाड़ी वाली फैक्ट्री की बड़ी मोटर 2 दिन पहले ही जल चुकी है। फैक्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ी है। सारे मजदूर गांव गए हुए हैं और मैं खुद शहर में अपने घर पर हूँ। जब फैक्ट्री में कोई है ही नहीं तो मैं रात के अंधेरे में पानी का टैंकर क्यों मंगवाऊंगा? बाबू साहब के ये शब्द सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह बात करता हूँ तेरे सेठ से, बेवजह मेरी नींद खराब कर दी। फोन कट चुका था। टैंकर के केबिन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ रामू की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। क्या हुआ उस्ताद? बाबू साहब ने रास्ता बताया क्या? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? छोटू, बाबू साहब कह रहे हैं कि उनकी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है। उन्होंने कोई पानी का टैंकर नहीं मंगवाया। क्या? अगर फैक्ट्री बंद है तो सेठ जी ने हमें इतनी रात को यहाँ क्यों भेजा? कहीं इस टैंकर में पानी की जगह कुछ और तो नहीं है उस्ताद? मुझे नहीं पता छोटू, पर जो भी है, सेठ ने हमारे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया है। एक तो मेरी बच्ची घर पर रो रही है और ऊपर से ये मुसीबत। मैं अभी सेठ को फोन लगाता हूँ। रामू ने गुस्से से लाल होकर सेठ गिरधारी का नंबर मिलाया। रिंग जा रही है। रामू ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। दोनों सांस रोककर फोन उठने का इंतजार करने लगे, लेकिन पूरी रिंग बजने के बाद भी सेठ ने फोन नहीं उठाया। रामू ने लगातार 3-4 बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार वही नतीजा, नो आंसर। उस्ताद, सेठ जी फोन नहीं उठाएंगे। हमें फंसा दिया है उन्होंने। चलिए यहाँ से गाड़ी घुमाइए, हम वापस शहर जा रहे हैं। भाड़ में गई नौकरी, मुझे जिंदा घर लौटना है। हाँ छोटू,
तू सही कह रहा है। हम सीधे गोदाम चलेंगे और इस टैंकर को वहीं छोड़ देंगे। रामू ने रिवर्स गियर डाला और टैंकर को मोड़ने के लिए पीछे देखने लगा, लेकिन तभी कोहरे को चीरती हुई हेडलाइट की रोशनी में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनके शरीर का खून जम गया। उस्ताद, रुको, सामने देखो। रामू ने झटके से ब्रेक मार दिया। सामने उस सुनसान तिराहे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल अकेला था। उसने एक मटमैले रंग का पुराना कोट पहना हुआ था और उसके गले में एक मफलर लिपटा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसका एक हाथ हवा में था। वो उनसे लिफ्ट मांग रहा था। इतनी रात को इस वीराने में ये कौन है? उस्ताद, दरवाजा मत खोलना। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। ये इंसान नहीं हो सकता। गाड़ी पीछे लो। अरे नहीं छोटू, ध्यान से देख, वो कांप रहा है। शायद उसकी गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई होगी। अगर हम उसे यहाँ छोड़ गए तो वो ठंड और जंगली जानवरों से ही मर जाएगा। और क्या पता वो इंसान इस इलाके का हो और हमें मेन रोड का सही रास्ता भी बता दे। भाई साहब, कौन है आप? इस जंगल में इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हैं?